गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। हम पढ़ने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर्स। आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक करिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि यही एक आपके लिए है। और बाकी आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का 22 मई का करंट अफेयर्स और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कितने वर्षों की सेवा के बाद 21 मई को आईएनएस राजपूत को हटाया है। मतलब इनका कहना है कि भारतीय नौसेना से कितने वर्षों की सेवा के बाद में 21 मई को आईएनएस राजपूत को हटाया गया। इसके लिए एक समारोह का आयोजन किया जाएगा विशाखापट्टनम में और उसके बाद वहां से इसको विदाई दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो आंसर है वो है 41 वर्ष। इसने 41 वर्षों की सेवा दी है, जिसके बाद कि इसको भारतीय नौसेना से अब हटाया जा रहा है, क्योंकि अब ये शायद कह सकते हैं कि पुराना हो चुका है और भारत को नई तकनीकी के साथ नए जो ये इस तरीके के अब जैसे आईएनएस राजपूत हैं या इस तरीके के और भी जो जहाज हैं या जो वाहन है उनकी ज़रूरत है। तो शायद अब इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, इसीलिए अब इसको सेवानिवृत्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो इसको तोड़कर फिर नया जहाज बनाया जाएगा। इस तरीके की बातें हमें देखने को मिलती रहती हैं। तो अभी फिलहाल देख लेते हैं कि ये जो पोत है आईएनएस राजपूत, इससे रिलेटेड और क्या क्या है। तो काशिन श्रेणी का ये पोत है और यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया है। जो रशिया था पहले उसको संपूर्ण रूप से यूएसएसआर बोलते थे और इसके द्वारा ये बनाया गया था। 4 मई 1980 को ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था और ऑपरेशन अमन, जो कि श्रीलंका के खिलाफ भारत की तरफ से चलाया गया था। आप खिलाफ नहीं, इसमें ये शब्द कर सकते हैं यूज कि श्रीलंका की मदद के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन अमन, इसमें इसका यूज किया गया था। और ऑपरेशन कैक्टस जो कि मालदीव के लिए चलाया गया था भारत की तरफ से, उसमें इस आईएनएस राजपूत का यूज किया गया था। भारतीय नौसेना का पहला पोत है जिसे थल सेना की किसी रेजिमेंट, अब कौन सी रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट से संबद्ध किया गया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था आईएनएस राजपूत और अब इसको 41 वर्षों की सेवा के बाद में हटाया जा रहा है। और विशाखापट्टनम में याद रखिएगा कि इसके लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद इसे हटाया जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत आयकर रिटर्न, ये व्यक्तिगत आयकर रिटर्न की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कितनी सीमा थी, कि कौन सी वो तिथि थी जब तक आप अपना आयकर रिटर्न कर सकते थे। आयकर मतलब भरा जा सकता था, क्योंकि एक टैक्स देना पड़ता है हमें सरकार को अगर हमारी जो कमाई है एक लिमिट से ज़्यादा होती है। तो ये जो आयकर की सीमा पहले थी 31 जुलाई थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके सरकार ने 30 सितंबर कर दिया है, क्योंकि कोविड-19 की स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। और इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने क्या किया है कि लोगों को थोड़ी सी राहत देने का प्रयास यहाँ पर किया है। अब राहत क्यों देनी है, क्योंकि अभी तो लोग घर पर बैठे हुए हैं, काम नहीं हो रहा है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में वो आयकर कैसे फाइल करेंगे, कैसे वो रिटर्न करेंगे, क्योंकि सेविंग्स के अकॉर्डिंग ही लोग अपना अपना काम चला रहे हैं। तो आयकर रिटर्न की सीमा को 30 सितंबर कर दिया गया है, थोड़ा समय दिया गया है। और 31 जुलाई ये पहले हुआ करती थी, लेकिन अब सरकार ने 30 सितंबर कर दिया है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं आयकर। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। और आयकर विभाग जो है एक सरकारी एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत ये आयकर विभाग काम करता है और फिलहाल ये एक सरकारी एजेंसी है। ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के पॉइंट्स बना करके आपको जो 3-4 पॉइंट्स दिए जाते हैं और फिर कूट के आधार पर उत्तर देना होता है, तो इस तरीके के प्रश्न उसमें शामिल किए जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हमारा तीसरा प्रश्न है आज का, कि क्रेडिट स्विस ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद, ये एक कंपनी है क्रेडिट स्विस, इसने भारत की सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का अनुमान घटाकर 13 से 14% रहने का अनुमान लगाया है। तो क्रेडिट स्विस आपसे पूछा जा रहा है किस देश की कंपनी है। तो सबसे पहले इसने जो आंकड़े जारी किए थे उसमें इसने अब कमी कर दी है कोरोना वायरस की वजह से। जितने भी कंपनीज हैं वो भारत की जीडीपी को जो भी इन्होंने अनुमान लगाया था उसको लगातार घटा रही हैं, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है, जैसा कि हम सभी को देखने को अपने आसपास मिल रहा है। अगर हम न्यूज़ चैनल ना भी ऑन करें
तो भी हमें सभी को ये बात पता है कि कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा स्तर पर फैला हुआ है। जो वैज्ञानिक है उनका ऐसा मानना है कि कोरोना वायरस तभी समाप्त होगा जब ये 99% आबादी को संक्रमित कर देगा। कुछ ही एक ऐसे लोग बचेंगे जिन्हें कोरोना वायरस नहीं होगा, बाकी जब तक सबके अंदर इससे रिलेटेड एंटीबॉडीज नहीं बन जाती हैं, ये अपने आप समाप्त नहीं होने वाला। तो इसीलिए हमें तब तक क्या करना है कि हमें इससे बच के रहना है, कि हमें उन 1% लोगों में शामिल होना है जिन्हें कोरोना वायरस नहीं होगा। अदरवाइज अगर हो भी जाता है तो आप मानसिक संतुलन को खराब मत होने दें, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है तो वो ठीक भी हो जाता है। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको हुआ और वो ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि उनका जो मनोबल था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो अपने मनोबल को कभी कम मत होने दीजिए। फिलहाल ये क्रेडिट स्विस ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी को घटाकर 13 से 14% रखने का अनुमान बताया है। और क्रेडिट स्विस जो है वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है जिसने अपना अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को किस देश से अक्टूबर-दिसंबर में S-400 मिसाइल प्रणाली मिलेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा देश है जो भारत को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में S-400 मिसाइल प्रणाली दे देगा। तो ये जो देश है वो है रूस। रूस जो है वो भारत को ये S-400 देने वाला है। तो S-400 आपको याद रखना है कि भारत रशिया से लेने वाला है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि रूस का जो सरकारी शस्त्र निर्यातक जिनका नाम है रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, इन्होंने घोषणा की है कि हम अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये भारत को दे देंगे। और ये जो मिसाइल है S-400, ये सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। आपसे इसका टाइप भी पूछा जा सकता है कि S-400 किस तरह की मिसाइल है। तो ये सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। अब इसका काम क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो मिसाइल है ये ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली 400 किलोमीटर की ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली 400 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन आदि को मार गिराने में सक्षम है। कि ये अपने लक्ष्य को भेदती है और जब इसको छोड़ा जाता है तो ये उस लक्ष्य को भेदने में, जो फिर चाहे वो दुश्मन का विमान ही क्यों ना हो, मिसाइल हो या फिर ड्रोन हो, उन सभी को मार गिराने में 400 किलोमीटर की दूरी से सक्षम है। आगे हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। और हमारा अगला प्रश्न है कि मोनाली गोरहे, इनका नाम है मोनाली गोहरे, का कवक संक्रमण से निधन हो गया। ये किस खेल की कोच थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनाली गोरहे का निधन हो गया है और कवक संक्रमण से हुआ है। जिस तरह से आप देख रहे थे कि पहले लोग कोरोना वायरस से मर रहे थे, वही कोरोना वायरस के मरीज जब ठीक हुए तो उनमें ब्लैक फंगस देखने को मिला। अब ये ब्लैक फंगस का होने का कारण क्या है कि ये ब्लैक फंगस पहले भी होता था। ये मत सोचिएगा कि ये कोरोना वायरस के टाइम पर फैला है। इसके इस समय पर फैलने का कारण क्या है कि जो रेमडेसिविर लोगों को लगाया जा रहा है, अधिकतर कोरोना वायरस के मरीजों को रेमडेसिविर दिया जा रहा है और जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी में शुगर का लेवल है वो अचानक से बढ़ जाता है। और जब ये शुगर का लेवल अचानक से बढ़ता है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सभी ने पहले सुना होगा, कहीं ना कहीं तो सुना ज़रूर होगा कि मतलब शुगर से लोगों की आंखें चली गई, वो अंधे हो गए। तो ये पहले भी होता था और ये होता ब्लैक फंगस के कारण था, क्योंकि ये ब्लैक फंगस बॉडी में तब पनपता है जब बॉडी में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वही हमें देखने को मिलता है कि कोरोना वायरस में जो रेमडेसिविर दिया जाता है वो अचानक से बॉडी में शुगर का लेवल इतना बढ़ा देता है कि वो मरीज कोरोना वायरस से तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी मौत किस वजह से हो जाती है? ब्लैक फंगस की वजह से हो जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग डी डाइमर का ज़रूर ध्यान रखिए ब्लड में, और उसके अगर किसी को कोरोना वायरस होता है तो, और रेमडेसिविर लेने से पहले एक बार सोचिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए एकदम रामबाण ही साबित हो। रेमडेसिविर कोरोना वायरस के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंजेक्शन नहीं है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो फिलहाल मोनाली गोरहे का बात करते हैं। तो ये जो है निशानेबाजी की कोच थी और इनका फिलहाल कवक संक्रमण से निधन हो गया है। ये कोरोना वायरस से ठीक हो चुकी थी, लेकिन ये ब्लैक फंगस की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुई। तो निशानेबाजी में ये कोच थी। इनके बारे में अगर हम आगे देखें तो इनके बारे में तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन ब्लैक फंगस के बारे में देखते हैं। म्यूकोर्मिकोसिस ये ब्लैक फंगस का है, ये नाम है, आप ध्यान रखिएगा, म्यूकोर्मिकोसिस। आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इस समय ये चर्चा में है, इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं।
आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसे रखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की भारत की अस्थायी सूची में कितने स्थान जोड़े गए हैं? तो ये आप लोगों को खुश नहीं होने की जरूरत है कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हो गए, नहीं, ये एक अस्थायी सूची होती है। भारत की भी, हर देश की एक अस्थायी सूची होती है। तो फिलहाल ये अस्थायी सूची में ये स्थल डाले गए हैं और ये स्थलों की संख्या है 6। ये कुल 6 स्थल हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अब ये जो इसके बारे में किसने क्या, मतलब ये स्थल की सूची किसने दी, वो सब देख लेते हैं। तो आपने नाम सुना होगा ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आपने नाम सुना होगा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 9 स्थलों का प्रस्ताव दिया था, 9 स्थलों का इसने नाम दिया था यूनेस्को को, जिसमें से यूनेस्को ने 6 स्थलों को शामिल किया है। तो अब जो भारत की अस्थायी सूची है उनमें उन 6 को मिला करके कुल 48 स्थल हो गए हैं। कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये यूनेस्को की अस्थायी सूची है जिसमें भारत के अब अस्थायी सूची में 48 स्थल हो गए हैं। ये सूची कैसी होती है कि मतलब यूनेस्को को जब ये जो सूची में स्थल पड़े हैं, जब यूनेस्को को लगेगा कि इनमें से किसी को विश्व विरासत स्थल की जो मेन सूची है उसमें शामिल करना चाहिए, तो वो इन स्थलों में से उसे शामिल कर लेगा। अब जो 6 नए शामिल किए गए हैं उनका नाम भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो नए शामिल 6 स्थल हैं। मराठा सैन्य वास्तुकला जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, हेयर बैंकल मेगालिथिक साइट ये कर्नाटक में स्थित है, इसको शामिल किया गया है। इसके साथ साथ नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट लबेटा ये मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है और इसे भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहते हैं। ये जो नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट लबेटा पड़ता है ये जो है मध्य प्रदेश जबलपुर में है और इसको भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहते हैं। इसके साथ साथ में गंगा घाटी वाराणसी, जो गंगा के घाट हैं वाराणसी में, उनको शामिल किया गया है विश्व धरोहर में और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सभी को पता है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद अब हम बात करते हैं यूनेस्को की, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से फुल फॉर्म आप देख लीजिए, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय है इसका पेरिस में और वर्तमान में महानिदेशक है ऑड्री अजोले। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं डिटेल्स आपको साथ में देती हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा सकती हूँ, लेकिन बशर्ते आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ये भी तो शर्त है। तो जब व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मैं आपको PDF भी दे दूँगी। चलते हैं फिलहाल हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है कि बारबोरा स्ट्राइकोवा ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया है? बारबोरा स्ट्राइकोवा इन्होंने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये जो थी वो एक महिला टेनिस प्लेयर थी, महिला टेनिस प्लेयर थी और इन्होंने संन्यास ले लिया है, बारबोरा स्ट्राइकोवा। इनके बारे में देखें तो ये चेक गणराज्य से बिलोंग करती थी, चेक गणराज्य की थी ये, और इन्होंने संन्यास ले लिया है। डबल्स में इनके अच्छे रिकॉर्ड्स थे और डबल्स में ये पहले नंबर 1 रैंकिंग पे रहा करती थी। जो डबल्स होते हैं ना, आपने देखा होगा, एक तो मैन सिंगल्स होता है, वुमेन्स सिंगल्स होता है, फिर मेंस डबल्स होता है और वुमेन्स डबल्स होता है। तो जो वुमेन्स डबल्स की श्रेणी होती थी उसमें ये टॉप पर थी, नंबर 1 की खिलाड़ी थी, पर इन्होंने संन्यास ले लिया है। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया, तो आप इनकी एज भी याद रख सकते हैं, 35 वर्ष इनकी आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़ का निधन हो गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और ऐसे प्रश्न हैं कि जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब अगर कोई राजस्थान से बिलोंग करता है तो उसके लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। भाई पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट तो बन ही जाता है, क्योंकि अजीत जोगी जी जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनका जब निधन हुआ था तो वो प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया, तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़ का निधन हो गया है, राजस्थान से ये बिलोंग करते थे। स्वतंत्रता से पूर्व 1932 में इनका जन्म हुआ था, 1932 में इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें कि ये राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे, ये भी बहुत पहले दलित मुख्यमंत्री थे, और हरियाणा व बिहार के ये गवर्नर भी रहे थे, लोकसभा सांसद रहे थे, हरियाणा व बिहार के गवर्नर रहे और राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री रहे थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ, और
प्रश्न संख्या 9 है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। ये एक नाइट फ्रैंक ने इंडेक्स जारी करी है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। इसमें भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो इसमें भारत का दिल्ली जो है वो टॉप पर रहा है, लेकिन अगर हम ग्लोबली इसकी रैंक देखें, भारत में तो ये टॉप पर है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि भारत में ये टॉप पर है, लेकिन ये जो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जारी की गई है, ये इसमें दिल्ली जो है ग्लोबली इसकी रैंक है 32वें नंबर पर। तो वैसे तो ये 32वें नंबर पर है, लेकिन भारत का ये टॉप शहर है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो वैश्विक रैंक, मैंने आपको बताई कि इसकी 32 वैश्विक रैंक है। अब टॉप किसने किया है, जो पहले नंबर पर कौन आया है, तो शेंजेन चीन, चाइना के लगातार तीनों शहर टॉप पर रहे हैं। शेंजेन रहा है पहले नंबर पर, दूसरे पर रहा है शंघाई और तीसरे पर रहा है ग्वांगझू। ये तीनों शहर टॉप 3 में आए हैं और तीनों के तीनों शहर चाइना के हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई है 36वें स्थान पर। भारत में तो दूसरी है, और अगर वैश्विक रैंक देखी जाए तो 36वें स्थान पर मुंबई रही है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस कोयल को मैं क्या बताऊं कि मतलब जब भी मैं पढ़ा रही होती हूँ या कोई इम्पोर्टेंट काम चल रहा होता है, ये कोयल यहीं पे बैठी रहती है। तो फिलहाल कहा तो कुछ नहीं जा सकता है, लेकिन ये कोयल की आवाज़ आपको सुनाई देती रहेगी और आपको इसे सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम इन्हें मना नहीं कर सकते हैं। और ये पूरी मतलब कई बार आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 2 बजे रात में भी इसे बोलते हुए सुना है। तो इसका पता नहीं क्या कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया, मैं तो सोचती हूँ दिमाग तो नहीं खराब हो गया, पूरी रात बोलती है। तो फिलहाल जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 22 मई को मनाया जाता है। इसकी हम थीम भी जान लेते हैं। तो इस बार इसकी जो थीम थी वो क्या थी कि वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये इसकी इस बार की थीम थी। और दिवस कौन सा है, दिवस है जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। और एक एक प्रश्न मैं आपको वो ला करके देती हूँ जो एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बस इनको पढ़ते रहा करिए और याद करते रहा करिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए। थैंक यू सो मच।